फिल्म की शुरुआत में मीशा नाम के एक रशियन लड़के को देखते हैं जो आसमान की तरफ देख रहा होता है। जहां आसमान के सितारे फिर अचानक से किसी गाय के सिर की आकृति ले लेते, लेकिन ये सिर्फ उसका भ्रम था। इसके बाद उड़कर आगे जा ही रहा था कि तभी उसके ऊपर आसमानी बिजली गिर जाती है, जो देखकर आसपास खड़े लोगों को लगता है कि मीशा मर गया होगा, लेकिन चमत्कार तरीके से वो अब भी जिंदा था। जीसी के साथ ये सीन यही कट होकर 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां मीशा एक मशहूर एडवर्टाइजमेंट कंपनी में एड फिल्म बनाने का काम किया करता है। हम मीशा को एक अवार्ड शो में देखते हैं, जहां उसके पास एक खूबसूरत लड़की नेम एबी बैठी होती है, जो मीशा के बिजनेस पार्टनर बॉब की बेटी है। तभी अवार्ड शो का होस्ट मीशा को बेस्ट एडवर्टाइजमेंट का अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाता है, जिसे लेने के लिए मीशा के साथ बॉब भी स्टेज पर आ जाता है। जिस अवार्ड शो के बाद मीशा और बॉब अपने ऑफिस में एबी को लेकर बातें कर रहे होते हैं, जहां बॉब मीशा से कहता है कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो, इसलिए बिजनेस पर ध्यान दो, ना कि मेरी बेटी पर। यहाँ वो मीशा को एक चेतावनी देता है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे, जिस पर मीशा बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक बुजुर्ग को बहुत सी फास्ट फूड कंपनीज के मालिकों के साथ मीटिंग करते देखते हैं, जहाँ इन फास्ट फूड कंपनी का बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि लोग अपनी सेहत को लेकर जागरूक हो रहे थे, जिस कारण से मीटिंग रखी गई थी ताकि वो बुजुर्ग जिन्हें बिजनेस गुरु के नाम से जाना जाता है, वो उन फास्ट फूड कंपनीज के मालिकों को उनका बिजनेस बढ़ाने का तरीका बता सके। यहाँ बिजनेस गुरु सुझाव देते हैं कि हमें लोगों के मन में ये विचार डालना होगा कि मोटा होना ही खूबसूरती की निशानी है और मोटे लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। फिर अगले सीन में हम मीशा को एबी के साथ देखते हैं, जहाँ एबी मीशा को अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताती है कि वो एक्सट्रीम कॉस्मेटिक्स नाम की कंपनी के लिए एड बना रही है और ये कंपनी सर्जरी के द्वारा मोटी लड़कियों को पतला कर सकती है। इसके बाद हमें मीशा का पास दिखाया जाता है कि वो किस तरह एक सफल एडवर्टाइजमेंट करने वाला व्यक्ति बना। दरअसल कई साल पहले जब यूएस और सोवियत का कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो सोवियत में बहुत सारी कंपनीज आने लगे। तब मीशा ने लोकल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए उन्हें मार्केटिंग करना सिखाया, जिसके लिए उसने एक वोडका शॉप वाले शख्स की मदद की, लेकिन उस शख्स का बिजनेस चल पड़ने पर उसने मीशा को एक भी पैसे नहीं दिया। वहीं कुछ बुरी परिस्थिति में फंसने के कारण मीशा को पुलिस वाले पकड़ ले जाते हैं, जिस पर फिर बॉब नाम का अमेरिकन आदमी उसकी बेल करवाकर उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफर देता है, जहां बॉब इस बिजनेस में पैसे लगाएगा, जबकि मीशा को मार्केट कंडीशन समझकर बहुत सारी रिपोर्ट्स तैयार करनी होगी। लेकिन इस सब से मीशा को लगता है कि बॉब एक अमेरिकन जासूस है जो उसकी मदद से सोवियत मार्केट की रिपोर्ट निकलवाना चाहता है, इसलिए पहले तो वो बॉब के साथ काम करने से मना करता है। लेकिन बॉब के यकीन दिलाने पर कि वो कोई जासूस नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन है, तो मीशा उनके साथ काम करने को तैयार हो जाता है। फिर हमें आगे के 15 साल दिखाए जाते हैं, जहां बॉब और मीशा की मार्केटिंग कंपनी बहुत से सोवियत बिजनेस के लिए अच्छे अच्छे एड्स बनाकर उन्हें एक बड़ा ब्रांड बना देती है, जिसमें द बर्गर नाम की कंपनी का भी नाम शामिल था। आप प्रेजेंट में एबी और मीशा कार में ही रोमांस करने लगते हैं, जहां उन दोनों को एबी के पिता बॉब देख लेते, इसलिए वो गुस्से में मीशा को जोरदार पंच मारते और फिर ये सीन यही कट होकर हमें एक्सट्रीम कॉस्मेटिक्स नाम की कंपनी का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां मीशा और एबी वेरोनिका नाम की लड़की को सर्जरी के लिए चुनते हैं, क्योंकि मार्केटिंग वीडियो के लिए वेरोनिका परफेक्ट कैंडिडेट थी। जिसके बाद वेरोनिका का वीडियो बनाकर हर जगह एडवर्टाइज कर दिया जाता है कि इस लड़की को सर्जरी के द्वारा पतला कर दिया जाएगा। वहीं इस तरह मीशा और एबी वेरोनिका के कमरे का वीडियो देखते हैं, जिसमें वेरोनिका सर्जरी से ठीक एक दिन पहले सर्जरी करवाने से मना कर देती है, लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। वहीं इस वीडियो की वजह से एबी काफी परेशान होती है, जिस पर मीशा उसे समझाता है कि वेरोनिका थोड़ा डर गई है, जो कि एक आम बात है, क्योंकि सर्जरी करवाने से पहले हर किसी को डर लगता है। अब अगले दिन वेरोनिका की सर्जरी होती है, जिस दौरान ये पता चलता है कि वो एनेस्थेसिया के हैवी डोज के कारण कोमा में चली गई है, और इस बात से एबी को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ बिजनेस गुरु को ये खबर मिलने पर वो बहुत खुश होता है, जिसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि वेरोनिका को एनेस्थेसिया का ओवरडोज देने के पीछे बिजनेस गुरु का ही हाथ है। अब हम बहुत से लोगों को वेरोनिका के सपोर्ट में प्रदर्शन करते हुए देखते हैं, जिस वजह से पुलिस वाले मीशा को पकड़कर जेल में डाल देते हैं, जिसके फिर कुछ दिनों बाद मीशा को जेल से रिहा कर दिया जाता है। वो अब जेल से बाहर निकलकर एक टेलीफोन बूथ से एबी को कॉल करता है, जहां उसे ये पता चलता है कि एबी अमेरिका जा रही है, जिस बात से मीशा को लगता है कि एबी को अमेरिका भेजने के पीछे उसके पिता बॉब का ही आता है, इसलिए वो बॉब के ऑफिस जाकर उसे झगड़ा करने लगता है, जिस पर बॉब उसे समझाता है कि यदि मैं एबी को तुमसे अलग ही करना चाहता तो मैं तुम्हें जेल में ही सड़ने देता, लेकिन मैंने ही तुम्हारी बेल करवाई। अब ये सुनकर मीशा वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक बार में मिलते हैं, जहाँ अचानक से हार्ट अटैक आ जाने के कारण बॉब की मृत्यु हो जाती है। वहीं अब मीशा का मन अपने काम में नहीं लगता, इसलिए वो अपना मार्केटिंग का बिजनेस छोड़कर गाँव में चला जाता है। वहीं इधर शहर के लोगों के मन में ये डर बस गया था कि उन्हें पतला नहीं होना है, क्योंकि पतला होने के चक्कर में वेरोनिका कोमा में चली गई थी, जबकि इस बात का फायदा उठाकर सभी फास्ट फूड कंपनीज ने खाने पीने की चीजों को बहुत बड़ी मात्रा में बचाना शुरू कर दिया था, जिससे उन सभी का मोटा फायदा
हो रहा था। अब इसी तरह 6 साल बीत जाते हैं और हम एबी को मिशा की तलाश करते हुए उसके गांव में आता देखते हैं, जहां वो देखते हैं कि मिशा ने चरवाहे का काम शुरू कर दिया है। जो देखकर वो मिशा से वापस से मॉस्को शहर चलने को कहती है, लेकिन मिशा नहीं मानता, इसलिए एबी वापस चली जाती है। फिर एक बैकग्राउंड वॉइस के जरिए हमें ये बताया जाता है कि मिशा को सपने में लकड़ी का एक पुल नजर आया है, इसलिए मिशा ठीक वैसे ही पुल तैयार करता है, जिसके बाद वो उस पुल के ऊपर एक गाय की कुर्बानी देकर उसे आग के हवाले कर देता है। और जब वो पूरी तरह से राख बन जाती है तो मिशा उसकी राख को पानी में मिलाकर नहा लेता है, लेकिन ऐसा करते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद होश आने पर वो खुद को एबी के कार में पाता है, जहाँ उसे एबी के आसपास अजीब सी जीव नजर आ रहे थे, जिसी के साथ हम देख पाते कि अब पूरे शहर में हर जगह मोटे लोगों की तस्वीर लगी हुई है, क्योंकि हर कोई मोटा होना चाहता है। यहाँ सारे एक्टर्स भी मोटे होते हैं, क्योंकि सभी लोग खाने पीने के लिए फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ इन सब में द बर्गर नाम की कंपनी भी खूब मुनाफा कमा रही है। दूसरी तरफ एबी मिशा को लेकर अपने अपार्टमेंट में जाती है, जहाँ उसका 6 साल का बेटा रॉबर्ट होता है, जो फास्ट फूड खाने की वजह से काफी मोटा था। यहाँ एबी रॉबर्ट से बताती कि मिशा ही तुम्हारे पिता है, जबकि मिशा को रॉबर्ट के आसपास भी ढेर सारे जीव नजर आ रहे थे। अब इसी तरह कई दिन बीत जाते, लेकिन उसे वो अजीब से जीव दिखने बंद नहीं होते। फिर एक दिन जब वो और एबी रॉबर्ट को स्कूल छोड़ने जा रहे होते तो रॉबर्ट बर्गर खाने की जिद करता है, जिस पर फिर एबी उसे बर्गर खरीदने के पैसे देती है। तभी मिशा को फिर से रॉबर्ट के पीछे अजीब से जीव दिखाई देने लगते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि ये कोई जीव नहीं है बल्कि द बर्गर कंपनी का लोगो है। दरअसल उस गाय की राख से नहाने के कारण मिशा के अंदर अजीब सी शक्तियां आ गई थी, जिसकी मदद से वो ये देख सकता था कि आखिर लोगों को किस चीज की लत लगी हुई है। यानी कि अब तक मिशा ने जो कुछ भी देखा वो अलग अलग कंपनीज के लोगो थे, जो उसे किसी जीव की तरह नजर आ रहा था। फिर रात के समय मिशा अपने बेटे रॉबर्ट को कहानी सुनाता है, जो देखकर अभी बहुत खुश होती है, यानी कि अब उनका परिवार एक हैप्पी फैमिली की तरह हो गया है। लेकिन अगले ही दिन मिशा टेबल पर रखे फास्ट फूड को फेंकने लगता है, जिस पर एबी मिशा से उसकी परेशानी की वजह पूछती है। मिशा बताता है कि उसे अलग अलग कंपनी के लोगों किसी जीव की तरह नजर आते हैं। तब एबी उसे कहती है कि तुम हेलुसिनेट कर रहे हो, और ऐसा कहकर वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगती है। लेकिन अब रास्ते में मिशा को एबी के पास एक डरावना जीव नजर आता है, जिसे खुद से दूर करने के चक्कर में वो एबी को धक्का दे देता है। अब मिशा के ऐसे करने के कारण एबी उसे छोड़कर चली जाती है। वहीं शाम के समय जब मिशा वापस अपने घर आता है तो उसे एक पत्र मिलता है, जिसमें एबी ने ये लिखा था कि मैं और रॉबर्ट छुट्टी पर जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब हम दोनों वापस आएंगे तो तुम इस अपार्टमेंट को छोड़कर चले जाओगे। जिस पत्र को पढ़ने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाता है। अब इसके बाद वो एक नई कंपनी ज्वाइन करता है, पर उस कंपनी के बिल्डिंग के ऊपर भी मिशा को एक विशालकाय अंडा नजर आता है, जो देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो पेड़ की जड़ों से बना हो। इस कंपनी में उसकी मीटिंग कुछ चाइनीज लोगों से होती है, जो हेल्दी वेजिटेरियन फूड का बिजनेस करना चाहते थे। इस पर मिशा उनसे कहता है कि यदि वो सेहतमंद खाने की मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उन्हें ये साबित करना होगा कि मीट खाने से बीमारी होती है। जो ऐसा कहकर वो उन्हें मीट टेस्टर नाम की डिवाइस बनवाने को कहता है। तब वो लोग मिशा की बात मानकर मीट टेस्टर बनवाते हैं, जिससे अब लोगों के अंदर जागरूकता आती है कि उन्हें ज्यादा मीट नहीं खाना चाहिए। लेकिन ऐसा करने की वजह से फास्ट फूड कंपनी को नुकसान होता था, इसलिए फिर सोवियत के फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर लाइव शो के दौरान हैमबर्गर खाते हैं, ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि फास्ट फूड कंपनी का मीट खाने से कोई नुकसान नहीं होता। पर इसके अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे हर तरफ अब ये खबर फैल जाती है कि फास्ट फूड खाने की वजह से मिनिस्टर की मृत्यु हुई है। और अब ऐसा होने से लोगों का रुझान हेल्दी खाने की तरफ बढ़ जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा उस चाइनीज कंपनी का होता है। अब मिशा देखता है कि उस चाइनीज कंपनी का लोगो खुद ब खुद बड़ा हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो कंपनी तेजी से फायदा कमा रही है। वहीं इस तरफ वो अंडा जिसे मिशा ने कंपनी के बिल्डिंग पर देखा था, उसमें से ड्रैगन जैसा एक जीव निकलकर सभी फास्ट फूड कंपनीज के लोगों को नष्ट करने लगता है। यानी कि सोवियत के लोग फास्ट फूड खाने के बजाय हेल्दी खाने को पसंद कर रहे हैं, और ये ड्रैगन कुछ और नहीं बल्कि सेहतमंद खाने को प्रदर्शित करता है, जो फास्ट फूड की मार्केट खत्म कर रहा है। फिर अगले सीन में हम मिशा को फास्ट फूड कंपनीज के मालिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, जहां मिशा उनसे कहता है कि यदि आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना होगा। दरअसल मिशा ने उन लोगों से इसलिए एडवर्टाइजमेंट करने को कहा ताकि वो लोग तरह तरह की बिलबोर्ड से पूरे शहर को भर दे, और ऐसा होने से शहर के लोग परेशान हो जाएंगे। और फिर आखिरकार सरकार को एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ कोई सख्त फैसला लेना पड़ेगा, जिससे फास्ट फूड कंपनीज मिशा के जाल में फंसकर मार्केटिंग के ऊपर खूब पैसा खर्च करते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि हर एक कंपनी का लोगो जो एक जीव की तरह दिख रहा है वो दूसरी कंपनी को नष्ट कर रहा है। दूसरी तरफ एबी भी मिशा के पास आ जाती है, जबकि सोवियत के लोग इस तरह के एडवर्टाइजमेंट से परेशान हो जाते हैं। और क्योंकि उन्हें पता था कि इन एड्स को चलाने के पीछे मिशा की मार्केटिंग कंपनी का ही हाथ है, इसलिए वो मिशा के ऑफिस में हमला कर
देते, जहाँ कुछ लोग मिशा को बुरी तरह घायल करके उसे जान से मारने ही वाले थे। लेकिन तभी सोवियत के प्रेसिडेंट टीवी पर आकर ये आदेश जारी करते कि पूरे देश से सभी बिलबोर्ड को हटा दिया जाएगा और अब से हर कंपनी एक सीमित दायरे में ही ऐड चला सकती है। जो न्यूज देखकर वो सभी मिशा को उसी हाल में छोड़कर वहाँ से चले जाते। अब मूवी के आखिरी सीन में हम मिशा को हॉस्पिटल में देखते और ये वही हॉस्पिटल था जहाँ वेरोनिका सर्जरी के दौरान कोमा में गई थी और अब वो कोमा से बाहर आ जाती है। जिसके बाद वेरोनिका हॉस्पिटल से बाहर आकर ये देखती है कि पूरे शहर में एक भी बिलबोर्ड नहीं लगा है, जबकि दूसरी तरफ मिशा भी ठीक हो चुका है। जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब बात करें इस मूवी की तो इसमें मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की डार्क साइड को दिखाया गया है कि किस तरह बड़ी कंपनी अपने फायदे के लिए आम लोगों से झूठ कहकर अपने प्रोडक्ट्स को बेचा करती है। और इस बात को मैं एक एग्जांपल से भी समझा सकता हूँ। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी के जमाने में वो लोग खूब सारा देसी घी खाया करते थे, लेकिन बाद में बड़ी कंपनीज ने कुछ इस तरह से एडवर्टाइजमेंट किया कि देसी घी खाने से बीमारी होती है, जिस वजह से मार्केट में अलग अलग तरह की ऑयल्स बिकने लगी। पर उन ऑयल्स की वजह से लोगों में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ गई। और वहीं आज के जमाने के साइंटिस्ट देसी घी को लिक्विड गोल्ड कहते हुए ये बताते हैं कि इसको खाने से कोई नुकसान नहीं है। जिस एग्जाम्पल से हम समझ पाते हैं कि मार्केटिंग के जरिए इन कंपनीज ने अच्छी चीजों को हानिकारक बताया और अपना खराब प्रोडक्ट बेचकर अच्छे पैसे कमाए, लेकिन बाद में उनका झूठ पकड़ा गया। ठीक इसी तरह इस मूवी में मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के डार्क साइड्स को दिखाने की कोशिश की गई है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन भी पसंद आई। इसलिए अगर हाँ तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट जरूर बढ़ाए। मिलते अगले एंटरटेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।